नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरत और इस वक्त दुनिया भर की अर्थव्यवस्था टैरिफ वॉर की चपेट में है। शेयर बाजार, बुलियन और क्रूड मार्केट में भारी दबाव देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, वो ये है कि क्या प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट की बारी है? क्या अब रियल एस्टेट का बबल फूटने वाला है? जनवरी से अगर मार्च की बात करें, 2025 के तिमाही में 9 बड़े शहरों में हाउसिंग सेल्स 23% गिरी है, नई सप्लाई 34% गिरी है। तो क्या ये केवल एक अस्थायी ब्रेक है या फिर किसी बड़े संकट की आहट है? आज के शो में यही जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के शो में हम बात करेंगे बाजार की गिरावट का रियल एस्टेट पर असर क्या है। तो आप देख रहे हैं ऑन द शो, बाजार की गिरावट का आखिरकार रियल एस्टेट पर क्या असर होने जा रहा है। Q1 की अगर बात करें तो 2025 में बिक्री और सप्लाई में बड़ी गिरावट देखी गई है। तो क्या प्रॉपर्टी का बबल फूटने वाला है? क्या ये संकेत हैं कि प्रॉपर्टी का बबल फूट सकता है? और घर खरीदारों के लिए क्या ये मौका है या फिर खतरे की घंटी है? और आरबीआई के रेट कट से क्या मिलने वाला है सहारा? तो जानेंगे आज के हमारे इस खास शो में। तो चलिए आपकी इन उलझनों को सुलझाते हैं, लेकिन उससे पहले मिलते हैं आनंद से, जो कि एक भारी दुविधा में फंसे हुए हैं। अहमदाबाद के आनंद ने घर खरीदने के लिए शेयर बाजार में पैसा लगाया था। शेयर बेचकर घर की डाउन पेमेंट करने की प्लानिंग थी, लेकिन बाजार में बड़ी गिरावट की वजह से उनका निवेश काफी घट गया है। क्या शेयर बाजार की तरह प्रॉपर्टी की कीमतों में भी गिरावट आएगी? घर की प्लानिंग को आगे बढ़ाएं या अभी रुकें? इस बात को लेकर आनंद भारी दुविधा में है। ये सिर्फ आनंद की उलझन नहीं है, बड़ी संख्या में लोग इसी तरह की दुविधा के शिकार हैं। घरों की बिक्री और आपूर्ति में गिरावट के आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। आखिर अब क्या करें आनंद? समझते हैं अपने खास मेहमान से। तो अगर आनंद की तरह आप भी दुविधा में फंसे हुए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी दुविधा का हर हल जो है वो हम लेकर आए हैं। हमारे साथ पंकज कपूर जुड़ रहे हैं, कि जो कि फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लाइसिस फोरस के और प्रॉपर्टी के जाने माने एक्सपर्ट भी हैं। सर, द बोनस के खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रॉपर्टी जंक्शन में ना हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम हमारे दर्शकों को ये बता सके कि आखिरकार प्रॉपर्टी की मार्केट में क्या चल रहा है। तो पंकज जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि जनवरी से अगर मार्च की मैं बात करूं, तो जो हमने डेटा देखा है कि घरों की बिक्री में 23% की गिरावट देखी गई है, सप्लाई में 34% की कमी देखी गई है। तो क्या मान ले कि ये संकेत है कि प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो ओवरहीट हो चुकी है? देखिए, मैं कुछ हद तक इन नंबरों से वाकिफ नहीं होता हूं। मेरे हिसाब से ये ओवर एग्जैगरेटेड डिक्लाइन है। अगर हम लोग का भी डेटा देखते हैं तो पिछले क्वार्टर्स में हमें करीब ओनली 1.5% की गिरावट दिखाई दी थी टॉप 8 सिटीज के मार्केट को देख करके, और इस क्वार्टर में भी मुझे उसी लेवल पे दिख रही है। और ये कारण ये है क्योंकि हमने पिछले 4 साल में जिस तरीके के वॉल्यूम्स को देखे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा मॉडरेशंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले साल ही देख लीजिए तो हमने करीब 6.5 लाख यूनिट की सेल्स की, और जिसकी वैल्यू 7 लाख करोड़ थी। और अगर आप इसे कंपेयर करें 2019 से, तब हमारी सेल्स करीब 3 लाख यूनिट होती थी, और वहाँ पे उसकी वैल्यू भी करीब 3.5-4 लाख के करीब हुआ करती थी। तो मार्केट में जिस तरीके की उछाल था और जिस तरीके का जो सेल हो रही थी, उसके अंदर थोड़ा मॉडरेशन होता हुआ दिखाई दिया। और उसका रीजन भी है क्योंकि एक प्लेटू आना जरूरी है, क्योंकि आप एक पीक तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बोलता हूँ कि ये बबल था। ये इसके लिए सेल्स हो रही है क्योंकि, और वॉल्यूम में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि प्राइस में प्रोडक्टिविटी थी, सेल्स में प्रोडक्टिविटी थी। रेरा के बाद आने के बाद जो है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस था। इन्वेस्टर से ज़्यादा जो है घर के जो फर्स्ट टाइम होम एंड यूजर थे वो घर खरीद रहे थे। और प्राइस में भी जो उछाल दिखाई दिया वो ऐसा नहीं था जैसा पिछले दशक में हो रहा था कि आप 30% CAGR लेवल के ऊपर 3 साल 4 साल तक कंटिन्यूअसली प्राइस बढ़ा रहे हैं।
प्राइस बढ़ रहा है और इन्वेंट्री बढ़ रहा है और सेल्स में डिक्लाइन हो रही है, जी। वो इस वक्त का पर्सपेक्टिव नहीं है। आज के दिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस ग्रोथ भी मॉडरेट है, प्रोडक्टिव है, इन्वेंट्री ओवरहैंग सबसे कम है। तो ओके। मुझे लगता है कि इस वक्त ये हम अगर डेजिग्नेट करते हैं कि मार्केट एक बबल मार्केट है और यहाँ से सब कुछ खराब होने वाला है और मार्केट गिरने वाला है, ये कहीं से संकेत नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मार्केट की डायनामिक्स इसको सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पंकज जी एक चीज और भी रहती है कि जैसे ही शेयर बाजार में गिरावट होती है, टेरिफ वॉर की जैसे बात है जो वो बार बार आ रही है, कहीं ना कहीं ये होता है ना कि एक मन में कंज्यूमर के डर आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा जो है वो मार्केट में लगा हुआ था वो डूबने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जो आता है वो हमने देखा है कि रियल एस्टेट की मार्केट पे भी आता है, क्योंकि पैसा जो मार्केट में ब्लॉक हुआ पड़ा था अगर वो डूबने की कगार पे आ जाएगा तो ऑब्वियसली व्यक्ति जो है वो सोच समझ के खर्चा करने की कोशिश करेगा। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर्टी मार्केट पे असर डाल सकते हैं और शायद घरों की बिक्री सप्लाई में गिरावट की वजह जो है वो ये बन सकती है? देखिए, थोड़ा बहुत मार्जिनल इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। अगर आपको महसूस हो कि मार्केट नीचे जा रहा है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आने वाला है, जॉब की इनसिक्योरिटी है, तो आदमी में इनर्शियस पैदा होते हैं और वो सोचता है कि भाई जब कंफर्ट पोजीशंस पे जब तक हम नहीं पहुंचते हैं तब तक जो है हम घर खरीद नहीं खरीदें, जो पिछले 4 साल और 5 साल में नहीं दिखाई दिया। अगर आप देख लीजिए कोविड के बाद जो है हमने जिस तरीके की रिकवरी दिखाई दी, क्योंकि कोविड के दौरान जो है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा था मार्केट के ऊपर, जिस तरीके का आउटलुक था, लेकिन उसके बाद भी जो सेल्स हुई वो सेल्स इसके लिए हुई क्योंकि प्राइस में प्रोडक्टिविटी हुई, क्योंकि प्राइस में गिरावट हुई। जो ओवर प्राइस प्रॉपर्टी थी उन्होंने अपने प्राइस को करेक्ट किया, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी हुई। हाउसिंग मार्केट में जो है, अगर मैं एक चीज बोलता हूँ कि ये ज़्यादातर डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है और स्पेशली एंड यूजर मार्केट। निवेशक जो होते हैं जो घर खरीदने के लिए और जो इसमें निवेश कर रहे हैं और बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉफिट बुक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहते हैं। लेकिन पिछले 4 साल या 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड ट्रेंड देख लीजिए तो उसमें 70 से 80% मार्केट जो है वो डोमेस्टिक और एंड यूजर मार्केट के ऊपर डिपेंड था। तो ये पॉइंट है। लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर आता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। और जैसा आपने दिखाया है कि अगर किसी को लॉस हो गया तो उसकी इक्विटी अगर कम हो गई और जो उसे अपनी तरफ से डालनी थी, और अनसर्टेनिटी सिचुएशंस हो जाती है जहाँ पे जॉब लॉस हो सकता है, अगर कंपनीज में की बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट पड़ता है तो उसका जॉब मार्केट पे और इनकम ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो इनडायरेक्टली रियल एस्टेट मार्केट की अफोर्डेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, तब वहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। लेकिन अभी बहुत अर्ली है टैरिफ वॉर का इम्पैक्ट समझना और स्टॉक मार्केट का पैची होना। ये बहुत ही 1 वीक और 6 और 15 दिन का इम्पैक्ट है। इसको हमको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हाउ इट इज पैनिंग आउट। एंड आई थिंक इंडिया पे इम्पैक्ट रिलेटिवली बेटर ही होगा, खराब नहीं होगा टैरिफ वार का और दूसरे एस्पेक्ट्स का। पर पंकज जी, अगर मैं पिछले कुछ महीनों की बात कहूँ तो सिर्फ शेयर बाजार ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें उठावटक देखने को मिल रही है, बल्कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड का मार्केट भी जो है वहाँ पे भी दबाव दिख रहा है। अच्छा, एक रिपोर्ट मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़ी थी कि हुआ क्या है कि जो बेसिकली आईटी हब्स हैं, जैसे बेंगलुरु का मार्केट हो गया, पुणे का मार्केट हो गया, कहीं ना कहीं ये अमेरिका के टेरिफ वॉर के चक्कर में और बाकी सब पॉइंट्स के चक्कर में जो एनआरआईज जो थे ना, जो अब तक इन मार्केट्स में जाके परचेजिंग करते थे, वो भी थोड़ा सा घबरा गए हैं कि भाई पता नहीं अभी अमेरिका में आगे जाके क्या होगा, हमारी भी नौकरियां सेफ रहेंगी नहीं रहेंगी, हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये सारे फैक्टर्स कुल मिलाकर जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी परेशानी जो है वो प्रॉपर्टी मार्केट के लिए खड़ी कर सकते हैं? देखिए, अगर हम आंकड़ों में देखें कि अगर एनआरआई मार्केट का कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट की सेल्स पे कितना होता है तो 7 से 8% और मैक्सिमम बढ़ा करके 10% है। अगर 10% के ऊपर भी अगर वहाँ पे 50% लोग भी अगर अपना डिसीजन होल्ड करते हैं तो वो इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट के ऊपर 5% होगा। और यही हमको थोड़ी बहुत गिरावट मार्केट में दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखाई देता है, बट
जरूरी है कि अगर टैरिफ का इम्पैक्ट होता है, आईटी मार्केट पे होता है, तो देन हायरिंग कम हो जाएगी, लोगों के सैलरी में इंक्रीमेंट कम होगा, तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रेजिडेंशियल मार्केट पे होगा। बट इट्स लाइक ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, इतना नीजक इम्पैक्ट नहीं होता। रियल एस्टेट में हमेशा ये बोलता हूँ कि इसमें इम्पैक्ट जो है वो टाइम लेता है, ये एक शिप की तरीके से टर्न होता है, एक ऑटो की तरह टर्न नहीं होता है। जी। सो इसमें इसके इम्पैक्ट को आने में जो है ना एक वक्त लगेगा। हालांकि ये बात जरूरी है कि जो ऑफिस मार्केट है और कॉमर्शियल मार्केट में उसका इम्पैक्ट फास्टर होता है, क्योंकि अगर आईटी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है तो उनकी एक्सपेंशंस के प्लान पे इम्पैक्ट होता है, तो वो हायरिंग कम करते हैं, तो स्पेस की रिक्वायरमेंट कम होती है। जी। तो जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स होती हैं उसका ज़्यादा इम्पैक्ट, और मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपको ऑफिस और कमर्शियल पे ज़्यादा दिखता है। इंडिया के रेजिडेंशियल पे नहीं दिखता, क्योंकि रेजिडेंशियल हम अभी भी हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री हैं, हमारे पास घर खरीदने वाले ज़्यादा हैं रेदर देन सप्लाई। तो एक एलिजिबल मास जो होती है वो पार्टिसिपेट करती रहती है, जैसे जैसे उससे अच्छे प्राइस मिलते हैं, अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, वहाँ पे ट्रैक्शंस होता रहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है उसके बावजूद भी। ओके। खैर, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो राहत जो है मिल चुकी है घर खरीदारों को उसके बारे में। आरबीआई ने 2 बार जो है वो पॉलिसी रेट में जो है वो 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, रेपो रेट कम हुई। तो आपको लगता है कि प्रॉपर्टी मार्केट घर खरीदारों को इससे कुछ सहारा मिलेगा? बिल्कुल, आपने, और ये बात मेरी बात को सपोर्ट भी कर रही है। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन का फोरकास्ट भी मॉडरेट होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि इंटरेस्ट इन्फ्लेशन के ऊपर भी है। तो अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो प्राइस में मॉडरेशन होता हुआ दिखाई देता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ती होएगी। तो अगर प्राइस और अफोर्डेबिलिटी दोनों के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, प्राइस में कम बढ़ोतरी होगी और इनकम में ज़्यादा, इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, तो एक प्राइस की पैरिटी होगी। और मुझे लगता है कि ये जो बजट के बाद जिस तरीके का इंसेंटिव्स मिला 12 लाख की इनकम के तक के लोगों को, जो नो टैक्स का बर्डन जो हुआ, तो डुअल इनकम वालों के पास जो हाथ में पैसा बचा वो, और इंटरेस्ट रेट में जो करेक्शंस हुआ फरवरी में हुआ और अभी भी हुआ, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, इसका इम्पैक्ट हमको टायर 2 टायर 3 सिटीज अफोर्डेबल सेगमेंट वाले मार्केट में होता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लग रहा है कि ये मार्केट जो है, जो थोड़ा सबड्यूड था, यहाँ पे आपको फर्दर ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो मे बी लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में मॉडरेशंस होगा। जो ये सारे नंबर्स आपको बता रहे हैं, ब्रोकिंग हाउसेस के नंबर्स बता रहे हैं, लेकिन जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, टायर 2 टायर 3 सिटीज के सेगमेंट है, वहां पे मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल नेट इम्पैक्ट में मैं कोई गिरावट होती हुई नहीं देख रहा हूँ। यूनिट लेवल पे मुझे यहाँ पे अभी भी ग्रोथ के संकेत दिख रहे हैं। खैर, आप जो कह रहे हैं मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी दर्शक और घर खरीदार हैं उनको राहत मिलेगी अगर ऐसा नहीं हो जाता है तो। खैर, हमारे पास ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे पंकज जी बहुत सारे लोग जो है अपने सवाल भी भेजते रहते हैं, तो बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम कुछ जो है लोगों के सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो चंडीगढ़ से रोहित शर्मा का आया हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैं पहली बार घर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन बाजार की हालात को देखकर ना मुझे कुछ कन्फ्यूजन है कि अभी खरीदूं या रुकूं। तो पंकज जी, जैसा मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं लोगों में कंफ्यूजन आनी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप रोहित जी को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, आज भी अगर मैं छोटे से यार्डस्टिक्स हैं, अगर आप देखेंगे कि आप जहाँ पे घर खरीद रहे हैं आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आप ये भी देखिए कि रेंटल यील्ड वहाँ पे करीब 3-3.5% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कैपिटल वैल्यू और प्राइजेज उसके फेयर हैं और वो हैबिटेबल है, और निवेश के लिए नहीं खरीद रहे हैं, खुद के रहने के लिए खरीद रहे हैं, तो आज भी आप खरीद सकते हैं। खतरे के कुछ ऐसे निशान नहीं दिख रहे हैं कि यहाँ से आपको प्राइस में गिरावट होगी। और
बिल्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेरा के आने के बाद वहां पे भी आपको कमी होती हुई दिखाई दी है। तो आप अगर होल्ड कर रहे हैं डिसीजंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप मार्केट सही नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। मेरे हिसाब से मार्केट होल्ड करेगा और इम्प्रूव करता रहेगा, मॉडरेट इम्प्रूवमेंट होता हुआ रहेगा। तो आप अगर घर खरीदना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, आप थोड़े पैरामीटर देख लीजिए कि प्राइस अगर फेयर है तो आज भी खरीद सकते हैं। और अगर आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो शायद आप होल्ड कर लीजिए। हो सकता है कि जिस जिस तरीके का रिटर्न आप सोच रहे हैं वो आपको मार्केट में ना मिले। जो स्पेकुलेटिव रिटर्न्स ज़्यादातर निवेशक सोचते हैं कि 15%, 20% YOY इस पे प्राइस बढ़ेंगे, वो नहीं मिलेंगे। लेकिन 5 से 7% की प्राइस ग्रोथ, अगर प्राइस आज के दिन फेयर है तो आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। अप टू 10% भी आपको मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। ठीक है, तो अगर आप अपने लिए खरीद रहे हैं रिहाइश के लिए तो आप देख लीजिए, ले लीजिए, लेकिन कमर्शियल के लिए आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। अगला एक सवाल ले लेते हैं भोपाल से संजय वर्मा का। ये कह रहे हैं कि मैंने निवेश के लिए एक फ्लैट खरीदा था लेकिन रेंट जो है वो नहीं मिल रहा है, तो अब उनको क्या करना चाहिए? इसे बेच देना चाहिए या फिर होल्ड कर देना चाहिए? पंकज जी। देखिए, अगर रेंट नहीं मिल रहा है तो ये ज़रूरी है कि आपने गलत प्राइस पे निवेश किया, गलत लोकेशन पे निवेश किया, जहाँ पे रेंटल की डिमांड सही नहीं थी। ज़्यादातर ऐसे घर होते हैं जो थोड़े अनइनहैबिटेबल लोकेशन पे होते हैं, रिहायशी इलाका वो बना नहीं होता पूरी तरीके से, सोशल फैब्रिक आता नहीं है, तो एंड यूज़र की डिमांड नहीं आती है। और रेंटल जो है, अगर मेरा हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्राइस की प्रोडक्टिविटी आप देख सकते हैं वहाँ के प्रिवेलिंग रेंटल से। अगर प्राइस रेंटल जो है 3% से लोअर है रेंटल यील्ड, तो प्राइस में प्रोडक्टिविटी नहीं होती। लेकिन 3% से ऊपर है तो आपकी प्राइस की प्रोडक्टिविटी होती हुई दिखती है। तो आप घर तब खरीदिए जब आप देखेंगी वहाँ का पे जो आजू बाजू में घर हैं जो दे रहे हैं, उनका रेंटल यील्ड जो है 3% के करीब है, तो आप गलत नहीं होंगे। और हो सकता है कि आपने घर का चुनाव जो है सही से नहीं किया और लोकेलिटी का चुनाव सही नहीं किया, इसके लिए आपको ये इशू हो रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपने जो है लोकेलिटी शायद संजय जी नहीं चुनी होगी ठीक से, इसलिए आपका फ्लैट जो है रेंट पे नहीं चढ़ पा रहा होगा। लेकिन इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है तमाम दर्शकों के लिए कि आपको लोकेलिटी का चुनाव जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। खैर, अगर आप भी रोहित जी की तरह और संजय जी की तरह अपने सवाल जो है हम तक भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपके सवालों के जवाब दे, तो तरीका बेहद आसान है। प्रॉपर्टी जंक्शन में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवाल भेजने का तरीका है कि आपको PROP प्रॉप लिखकर जो है वो सवाल हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर जो स्क्रीन पर दिया गया है 9354027995। तो ये सवाल भेजने का तरीका है। इसके अलावा आप चाहें तो फेसबुक या फिर यूट्यूब या फिर एक्स में जहाँ पर हमारा शो है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भी टाइप कर सकते हैं, हम वहाँ से भी आपके सवाल ज़रूर लेंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है व्हाट्सएप करने का, तो व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा, अपने सवाल भेजिएगा, हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब देंगे। पंकज जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहती हूँ। अब फिर हम क्या करें? घर खरीदना है, अगर हमें है, अगर मुझे रहने के लिए लेना है तो मैं अभी खरीद लूं या फिर थोड़ी देर वेट कर लूं, वेट एंड वॉच कर लूं कि कहीं शायद थोड़ी सी गिरावट आ जाए मार्केट में और उसके बाद जो है 6 महीने बाद लेट से या 1 साल बाद जो है मुझे बेहतर कीमत मिल जाए? और ये भी हो सकता है कि आपको वो मौका जो है हाथ से छूट जाए, शायद प्राइसेस थोड़े बहुत और बढ़ जाएं। तो मेरे हिसाब से एक पॉइंट ये है कि आप जो भी चुनाव कीजिए घर जो है उसमें आप निगोशिएट अच्छा कीजिए। अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स खराब हैं तो आप ज़्यादा निगोशिएट कर सकते हैं, आज भी खरीद सकते हैं। तो सारे यार्डस्टिक देख लीजिए, ऐसी जगह ना खरीदिए जहां आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही फ्यूचर प्रॉमिस के ऊपर खरीद रही हैं। तो लोकेशन डेवलप नहीं है और बिल्डर बोल रहा है कि भाई ये फ्यूचर में वहाँ एयरपोर्ट आएगा और वहाँ पे ये मेट्रो बनेगा, फिर उसके बाद वहाँ सोशल फैब्रिक आएगा। ये सब बहुत ही लॉन्ग जेस्टेशन वाले एस्पेक्ट्स होते हैं, तब तक एक निवेशक होल्ड नहीं कर पाता अनलेस अनटिल आप ये सोच रहे हैं आज हम निवेश कर रहे हैं 30 साल 40 साल बाद मैं बेचूंगा और मेरी दूसरी जनरेशन के लिए हम घर खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप
निवेश और खुद के लिए घर खरीद रहे हैं तो रेंटल यील्ड देखिए, हैबिटेबिलिटी देखिए, सोशल फैब्रिक देखिए, और बिल्डर देखिए कि जिसकी एग्जीक्यूशन स्किल्स अच्छी हैं, और अपनी पॉकेट और अपनी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटीज और एलिजिबिलिटी देख करके आप आज भी घर खरीद सकते हैं। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वक्त बुरा हो गया और हमारे हाथ से वो वक्त चला गया कि हम घर खरीदे नहीं। स्पेकुलेटिव ड्राइव पे नहीं कीजिए। नॉर्थ इंडिया मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन दिख रहा है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्राइस राइज हो गई है। लोकेशन में हैबिटेशन नहीं है, डेंसिटी नहीं है, सोशल फैब्रिक नहीं है, लेकिन प्राइस जो है, प्रॉमिस प्राइस बहुत ज़्यादा है कि सब कुछ बहुत अच्छा बन के आएगा। वहाँ पे मॉडरेशन होता है। लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी में ओवर सप्लाई हो गई है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मॉडरेशन दिखेगा, लेकिन मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर आपको प्राइस में ग्रोथ दिखेगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, हम लोग देख रहे थे कि कौन से सेगमेंट में सबसे अच्छा प्राइस ग्रोथ पिछले 3 साल के अंदर और 4 साल में हुआ है। तो आप प्राइस होंगे, ये लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी नहीं है, ये अफोर्डेबल सेगमेंट है। ओके, तो ये काफ़ी दिलचस्प आंकड़ा है। खैर, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहती हूँ। ये तो मैंने अभी आपसे जो पूछा था वो ये पूछा था कि भाई अगर मुझे अपने रेजिडेंशियल के लिए लेना है, लेकिन बहुत से ऐसे निवेशक होंगे जिन्होंने घर खरीदे होंगे कि भाई ये सोच के कि मैं 1 साल 2 साल बाद जो है इसको बेच दूंगा तो मुझे शायद अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। तो ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि वो अभी टिके रहें या फिर मुनाफा काट लें? I'm saying that एक तो वो वक्त खत्म हो गया और चला गया, क्योंकि हमने अब रेगुलेशंस लेके आ गए। अगर आप देखिए तो कि प्राइस राइज जो है केवल नॉर्थ इंडिया और एनसीआर को छोड़ के बाकी सारे शहरों में मॉडरेट क्यों हो रही है, डिस्पाइट इन्वेंट्री ओवरहैंग सबसे कम होने के बावजूद और मैक्सिमम वॉल्यूम अटेन करने के बाद, क्योंकि कारण है हमारे पास रेरा आ गया। जो स्पेकुलेटिव फोर्सेस थे, आज बिल्डर को एक समय से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। वो ऐसा नहीं है कि भाई प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा फिर उसके बाद बिना कंस्ट्रक्ट किए दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, प्राइस में स्पेकुलेशन पैदा करेगा, इन्वेस्टर को माल बेचेगा। वो सारी डायनामिक्स अब खत्म हो गई। और तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट को ना देखिए। हो सकता है कि आप कुछ लैंड में प्लॉटेड डेवलपमेंट में फिर भी कंसिडरेशन कर सकते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट और कॉमर्शियल रियल एस्टेट में बहुत अच्छा निवेश और बहुत अच्छा रिटर्न जो इक्विटीज और गोल्ड से बेटर हो, वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ही एंड यूजर ड्रिवन है और स्पेकुलेशन के फोर्सेस को अरेस्ट किया हुआ है। यहाँ में मनी प्ले जो है वो नहीं हो रहा है। और जिन मार्केट में ज़्यादा तेज उछाल दिखाई भी दिया है और थोड़ा स्पेकुलेटिव फोर्सेस काम भी कर रहे हैं, उसका कारण है कि वहाँ पे सप्लाई अभी भी कंस्ट्रेंट है। जैसे ही सप्लाई का फ्लो बढ़ेगा, वहाँ पे भी आपको प्राइस ग्रोथ में मॉडरेशन होता हुआ दिखाई देगा। जो दिल्ली एनसीआर का इस वक्त एक मार्केट है जहां प्राइस ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा दिखाई दी है। तो मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू करूंगा कि आप 1 साल 2 साल के होराइजन को लेकर के रियल एस्टेट में निवेश नहीं कीजिए। अगर आप करना भी है तो 5 साल 10 साल 15 साल के होराइजन को लेकर के दीजिए। और आप अगर निवेश भी करना चाहते हैं तो आप तभी निवेश कीजिए जब आप सोचें कि आज मैं इस घर में जाके रह सकता हूँ। वो आपका आइडियल निवेश होता है। चाहे आप ना भी रहने, लेकिन आप ये जरूर सोचिए, कैन यू गो एंड लिव इन दैट पर्टिकुलर प्लेस टुडे। ओके, तो ये आपने 2 बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं कि अगर आपको निवेश करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, और ऐसा घर चुनिए अगर आपको रेंट पे चढ़ाना है जहाँ पे जिस एरिया में आप जाकर खुद भी रह पाएँ। तभी जो है लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि हाँ भाई मैं ये घर में रहना चाहता हूँ, किराए पे चाहे रहना चाहता हूँ। खैर, बाकी आगे अगर हम बढ़ें और बात करें निवेश के बारे में ही, तो अगर निवेश के लिए मुझे आज के वक्त में पैसा लगाना हो तो आप पंकज जी क्या सलाह देंगे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें लगाना चाहिए कि भाई मैं आगे किराए पर चढ़ा दूँ, या फिर हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप उनको क्या सलाह देंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगाएं, और निवेश कितने वक्त के लिए ये करना चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपने अभी बताया था कि 1-2 साल में लोग जो हैं थोड़ा सा वो हो जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं क्योंकि पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। तो कितने साल के लिए कम से कम निवेश करना सही रहेगा?
देखिए, दो तीन एस्पेक्ट्स हैं इसमें। सबसे बड़ी बात है कि कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं और प्रॉपर्टीज हैं जिसके प्राइसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसका कारण ये है कि एक, उनका प्राइस आज के दिन फेयर है, इसका मतलब उनकी रेंटल यील्ड बहुत अच्छी है कि आपको 4%, 4.5%। आज भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग करीब 20,000 प्रोजेक्ट क्रॉस 60 सिटीज़ में कवर करते हैं। अगर आप देखिए तो इसमें 3 से 4 हज़ार प्रोजेक्ट्स ऐसे निकल आएंगे आपको जहां पे रेंटल यील्ड आज भी 4%, 4.5% के करीब पहुंच गई है। कुछ एक मार्केट में 5 या 6% है। तो अगर रेंटल यील्ड अच्छी है तो कैपिटल एप्रिसिएशन के प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे होते हैं। दूसरा ये कि क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट और मैसिव लेवल पे हो रहा है, तो जो लोकेशन आज इनकन्वीनियंट हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनना चालू हो गया और उसमें कन्वीनियंस बढ़ने वाली है, तो वहाँ पे प्राइस की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो प्राइस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं ग्रोथ के। एक तो नॉमिनल ग्रोथ जो आपकी रेंटल यील्ड बताती है, और दूसरी होती है इम्प्रूवमेंट ग्रोथ जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के बिल्ट होने के बाद जो है उस लोकेशंस के अंदर बेनिफिट लेकर के आता है। तो इन दोनों चीज़ों को मैप कीजिए कि अगर रेंटल यील्ड अच्छी है तो वो घर में निवेश अच्छा होगा, फ्यूचर इंफ्रा का इम्पैक्ट उसके ऊपर अच्छा पड़ने वाला है, और एक जो सीबीडी से उसकी इंट्रैक्टेबिलिटी है वो अच्छी होने वाली है, तो उसके अंदर ज़्यादा रिटर्न के चांसेस हैं। तो आप रेजिडेंशियल भी खरीद सकते हैं। दूसरा ये है कि एक बड़ी अच्छी मौके की बात होती है कि जो रिटेल शॉप्स होते हैं उसमें रिटर्न बहुत फास्ट होता है। तो आप ऐसी जगह लीजिए जहाँ पे हैबिटेशन अभी चालू हो गया है, वहाँ पे रिटेल शॉप्स हैं। अगर आप उसमें निवेश करेंगे तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है उसमें मल्टीपल लेवल के ऊपर रिटर्न्स के प्रॉस्पेक्ट्स आते हैं। मैं ऑफिस मार्केट के ऊपर अभी भी कॉशियस बोलूँगा, क्योंकि कारण है, हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेजिडेंशियल में आपकी 2% की रेंटल यील्ड होती है, कॉमर्शियल में मैं 6%, 7% रेंटल यील्ड देता हूँ, लेकिन कॉमर्शियल में 6-7% मिनिमम जो है आपकी ऑप्टिमम रेंटल यील्ड जो है वही 8.5 से 10% होनी चाहिए। अगर 6% है भी तो इसका मतलब है कि वो ओवर प्राइस्ड है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ये ज़रूर हो सकता है कि अगर वो कोई भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है तो वो काफ़ी वक्त तक जो है वैकेंट पड़ी रहती है, तो उसमें रिटर्न की प्रोबेबिलिटीज़ कम हो जाती है। तो एक तो ये है कि अगर कॉमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग देख रहे हैं तो आप देखिए कि वहाँ रेंटल यील्ड 8.5%, 9% के करीब हो, और वो एक क्लस्टर में हो जहाँ पे ऑफिस किराए पे दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द क्लस्टर है और हम डिपेंड रहे हैं कि छोटे छोटे ऑफिसेस लोकल्स लेकर के बैठ जाएंगे और आपको ऑक्यूपेंसी आ जाएगी। उसके अंदर लॉन्ग जेस्टेशन होता है। यही कारण है कि कॉमर्शियल के अंदर जो है रेंटल यील्ड के जो बेंचमार्क है वो हायर होते हैं रेजिडेंशियल, बिकॉज रेजिडेंशियल में हमारे पास हाउसिंग शॉर्टेज है, तो किराए पे घर उठ ही जाता है अगर वो जो है एक हैबिटेबल और अच्छी लोकेशंस के ऊपर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है। कॉमर्शियल जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि लैंड आप चुन सकते हैं, शॉप चुन सकते हैं, रेजिडेंशियल जिसकी रेंटल यील्ड और फ्यूचर इंफ्रा की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है उस तरीके के अपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। ऑफिस जो है मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सोच समझ के कीजिए। अगर क्लस्टर में है, रेंटल यील्ड अच्छी कर रहा है और जो है बिल्डर सही है, डिफॉल्ट नहीं करने वाला है, तो आप कर सकते हैं। और इसकी जगह पे अगर आपको ऑफिस में निवेश करना है तो बेटर होगा कि आप रीट्स का चुनाव कीजिए रेदर देन डायरेक्टली छोटे छोटे ऑफिसेस खरीदें। ओके, तो थोड़ा सा आपको ऑफिस अगर आप परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप शॉप खरीदना चाह रहे हैं या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोकेशन देखिए कि भाई कहाँ पर जो है वो इंफ्रा डेवलपमेंट हो रही है। खैर, हमारे साथ बहुत से कॉलर्स जो हैं वो लाइन पर जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जो आपसे अपने सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं हर्ष का, क्योंकि हर्ष के पास ना प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो हर्ष बताइए, क्या आपके पास जानकारी है, क्या आपके आंकड़े कहते हैं? बिल्कुल, देखिए कोरोना के बाद से प्रॉपर्टी बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन
अब जो स्थिति है, चाहे आप डिमांड की बात करें चाहे सप्लाई की बात करें, यहाँ पे धीमापन देखने को मिल रहा है और इसकी तस्दीक आंकड़े भी करते हैं। हम आपके सामने आंकड़े पेश करते हैं। NSE रियलिटी इंडेक्स की मैं सबसे पहले बात करता हूँ। आप देखिए ये अपने हाई से 33% नीचे आ चुका है। अब अगर 3 महीने का आप रिटर्न देखें तो ये 21.24% है और ये दूसरे नंबर पर इंडेक्स है। पहले नंबर पे IT इंडेक्स है क्योंकि वो सीधा कोरिलेट करता है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रम्प की जिस तरीके से पॉलिसीज आई हैं और उसका इंपैक्ट होता हुआ दिखा है यहाँ पर। लेकिन आप ये देखिए कि जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी गिरावट दिखा रहा है यहाँ पर 21%। 6 महीने में आप देखें 25.5%, करीब 26% ये यहाँ पे क्रैश हो गया। 20% से ऊपर जाने का मतलब साफ तौर पर दिखाता है कि बियरिश ग्रिप में आ चुका है ये स्थिति। और 1 साल के आप रिटर्न भी देखें तो वो भी नेगेटिव है, करीब 18.5% के आसपास है। अब हम आपको जो देश के टॉप 7 शहर हैं उनकी स्थिति दिखाते हैं कि घरों की बिक्री में कितनी गिरावट आई है। आपके सामने स्क्रीन पर लेके आते हैं और आप ये देखिए, ये रिपोर्ट है एनरॉक की। NCR की बात करें, कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं आपको कैलेंडर ईयर 2024 में क्या सेल्स के आंकड़े थे और कैलेंडर ईयर 2025 में क्या, अगर आप Q1 की बात करें तो क्या आंकड़े। ये देखिए तमाम आंकड़े आपके सामने घटते दिख रहे हैं। अगर आप NCR की बात करें 20% की गिरावट यहाँ पर आई है। आप MMR की बात करें, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें, 26% की गिरावट यहाँ पर आई है। बैंगलोर की बात करें 26% यहाँ पे सेल्स में मकानों की जो बिक्री है वो गिरती हुई दिखी है। पुणे की बात करें 30% की गिरावट यहाँ पर आई है। इसके अलावा और कौन से शहर हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए हैदराबाद, सबसे ज्यादा हैदराबाद में आप देखिए 49% की गिरावट दर्शा रहा है, तो बड़ा आंकड़ा है। चेन्नई की बात करें 26% की गिरावट यहाँ पर है सेल्स के नंबर में। देखिए कोलकाता में 31% और ओवरऑल देखें तो करीब 28%, अगर आप एवरेज दिखाएं तो 28% की गिरावट देखने को मिली है। अब मैं आपको एक और इंडेक्स दिखाता हूं क्योंकि देखिए क्या है, सब जो होता है वो रिफ्लेक्ट करती हैं चीजें। और अब तो Q4 के नंबर भी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए जो स्टॉक्स हैं 52 वीक हाई से कितना नीचे आए। BSE रियलिटी इंडेक्स लेकर आया हूं मैं आपके सामने। शोभा की बात करें सबसे ज्यादा 49% की गिरावट आ चुकी है यहाँ पर। इसके अलावा सनटेक रियलिटी की बात करें 49%, ये भी गिर चुका है। प्रेस्टीज स्टेट की बात करें 48%, यहाँ पर भी ये नीचे आ चुका है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 42% नीचे आ चुका है। आप देखिए स्टॉक 52 हाई से कितना नीचे गिरे, कितना इंपैक्ट। वो बात ठीक है, करेक्शन आया, लेकिन ये जो है इतनी बुरी स्थिति देखने को मिल रही है और वो स्थिति दिखाती है। इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं वो भी हम लोग एक बार स्क्रीन पर फ्लैश करते थे। देखिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेज 38% ये, ओबराय रियलिटी 36% ये, DLF 34%, फिर फिनोलेक्स मिल्स की बात करें 28% ये। हालांकि तमाम इन कंपनियों के इस तरह के Q4 के अपडेट या और अपडेट आते रहते हैं। कंपनी की पाइपलाइन में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे होने हैं, लेकिन अभी धीमापन देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। जी हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम आंकड़ों के लिए, क्योंकि हर्ष ने जो आंकड़े बताए हैं उनसे साफ है कि कहीं ना कहीं धीमापन जो है वो देखने को मिल रहा है, सिर्फ प्रॉपर्टी मार्केट में नहीं बल्कि इंडेक्स में भी और शेयरों में भी। तो पंकज जी, मैं इन्हीं आंकड़ों पर जो है एक आपका फाइनल कमेंट जो है वो लेना चाहूंगी, क्योंकि आंकड़े जो हमें दिखा रहे हैं ना वो कुछ अलग ही कहानी है। एनारॉक का जो डेटा बताता है वो ये बताता है कि प्रॉपर्टी मार्केट गिर रही है। अगर मैं वैसे मार्केट की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो रियलिटी इंडेक्स है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। BSE पर जितने रियलिटी शेयर्स हैं उनमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो हम इसे आखिरकार माने क्या कि ये चल क्या रहा है बाजार में? देखिए स्टॉक मार्केट का बिहेवियर जो है वो काफी डिपेंड होता है उसमें निवेश करने वाले लोगों के और मनी के फ्लो को लेकर के और वहाँ की वैल्यूएशंस पे देख करके। तो ये जो करेक्शन दिखाई दिया है ये शायद वैल्यूएशन का करेक्शन है, ये मार्केट के रिलेटेड डायनामिक्स नहीं दिखता है। और एनरॉक का डेटा के ऊपर मैं ये बोलूँगा कि उनका डेटा जो है कोरिलेट नहीं करता हमारे डेटा से, तो आई डिसएग्री। हालांकि मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि पिछले 2 क्वार्टर में, पिछले 16 या 17 क्वार्टर के सीक्वेंशियल ग्रोथ के बाद जो है पहली बार थोड़ी थोड़ी गिरावट दिखाई दी, लेकिन जो गिरावट थी वो एवरेज में करीब 1.5 से 2% थी। शायद किसी न किसी 1 या 2 शहर हैं जहां पे आपको 10% या 8% के लेवल की गिरावट दिखाई दी। इस तरीके की गिरावट नहीं है। और जो BSE रियलिटी इंडेक्स और कंपनियों के शेयर में जो गिरावट दिखाई दी है ये करेक्शन ऑफ देयर वैल्यूएशन है और ये स्टॉक मार्केट के का बिहेवियर है जो मनी सप्लाई के ऊपर काम करता है, रियल एस्टेट की डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम नहीं करता।
जी बिल्कुल। तो पंकज जी, आपने ये साफ कर दिया है कि आखिरकार हमारे यहाँ पर जितने भी इस वक्त दर्शक जो है देख रहे हैं शो, उन्हें करना क्या चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी पूरी राय दी है कि हमें अब प्रॉपर्टी मार्केट में आखिरकार क्या करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर जो है ना वो आम आदमी के मन में आ रहा है। हमें ये नहीं पता कि भी प्रॉपर्टी का जो बबल है वो फूटेगा या नहीं फूटेगा, इस पर अलग अलग तरह की राय हो सकती है। लेकिन जैसा कि पंकज जी ने ये बात जरूर साफ कर दी है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं तो आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा कि आप जहां पर भी ले रहे हैं प्रॉपर्टी, उसका ध्यान रखिए कि भाई वहां की लोकेशन कैसी है, वहां पर इंफ्रा जो है वो डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, सतर्क रहिए, वेट एंड वॉच की जो सिचुएशन है वो जरा अपना लीजिए, देखिए कि वाकई जो है वो आपके लिए फायदे का सौदा हो भी सकता है या नहीं। रिटेल शॉप लेना चाह रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑफिस वगैरह खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा थम जाइए, धीमे हो जाइए और कुछ सोचिए समझिए, थोड़ा सा मार्केट को वॉच कीजिए और उसके बाद जो है अपना फैसला लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूं कि प्रॉपर्टी जंक्शन के आज के एपिसोड में आपको ये काफी हद तक समझ आ गया होगा कि अब प्रॉपर्टी मार्केट में आपको क्या रणनीति जो है वो अपनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।